हेलो गाइस, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन पे है। तो इससे पहले मैंने अभी तक 2019 का क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स का डिस्कस किया था, दो पार्ट में, दो वीडियोस हैं टोटल। और एक 2017 का किया था, और फिर 2016 का फर्स्ट 50 क्वेश्चंस किया था। तो ये नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के लिए है। और इसके बाद मैं 2000 जो 18 का रिमेनिंग है, जो अभी तक का जो टफेस्ट आप प्रीलिम्स बोल सकते हैं लास्ट 10 साल में। तो इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे डालूंगा वो 2018 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। तो ये 2016 के क्वेश्चन पेपर का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 51 to 100 जो बचे 50 सवाल है मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो मेरा जो मेन फोकस होगा वो कुछ स्मार्ट गेस वर्क या फिर लॉजिक या रीजनिंग के साथ जो सवाल बनाए जा सकते थे उनको डिस्कस करना। तो डेफिनेटली जो इजी गोइंग सवाल है या फिर जो काफ़ी फैक्चुअल है तो उसको डिस्कस करने का सेंस नहीं बनेगा यहाँ पे। तो मैं डेफिनेटली वो उनको इंक्लूड नहीं करूँगा, बस केवल बता दूंगा कि ये फैक्चुअल था, ये काफ़ी इजी था, या फिर यहाँ पे स्मार्ट गेस वर्क का कोई सेंस नहीं बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। 51st क्वेश्चन इज ऑन करंट अफेयर्स। ये मैं विज़न का जो हर साल उन्होंने विज़न डाल देता है बेसिकली। तो मैं बस उसका सवाल मैं वहाँ से ये लिफ्ट कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली ये पीडीएफ भी आप खोल सकते हैं। तो डेफिनेटली स्क्रीन पे काफ़ी आसानी से नहीं आ पा रहा होगा, क्योंकि अब एक एक सवाल को टाइप करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप डेफिनेटली कुछ अपने एंड से भी कुछ डेफिनेटली पीडीएफ को खोल सकते हैं। तो नाउ विथ रेफरेंस टू स्टैंड अप इंडिया स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इट्स पर्पस इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग एससी एंड एसटी वुमेन एंड इट प्रोवाइड्स रीफाइनेंस थ्रू सिडबी। अब ये फैक्चुअल सवाल भी है, डेफिनेटली स्कीम से रिलेटेड सवाल है, और स्कीम से रिलेटेड सवाल डेफिनेटली यूपीएससी काफ़ी फोकस करता है प्रीलिम्स में। और दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और डेफिनेटली ये इजी सवाल ही था ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स। तो गवर्नमेंट स्कीम्स आप लोगों को अच्छे से कर लेना, और जो बेस्ट पॉसिबल सोर्स है उसका मैंने किया था विजन आईएएस का एक करंट अफेयर्स पीडी 365 के साथ साथ एक बुकलेट भी आता है ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स। तो मैं उसको गो थ्रू कर लिया था, और डेफिनेटली काफ़ी बड़ा बुकलेट है, तो आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है। तो आप अगर कौन सी स्कीम है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन बेनिफिशियरी कौन है, और कौन सी मिनिस्ट्री की है, बस ये तीन चीज की, किसके लिए बेनिफिशियरी कौन है, मेन फोकस या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक दो इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट्स अगर उस स्कीम से रिलेटेड हो तो वो, और साथ में ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा रन किया जाता है, बस ये तीन चीजें बस आपको पता होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 52nd क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है उसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। The FAO accords status of globally important agricultural heritage system to traditional agricultural system. What is the overall goal of this initiative? अब यहाँ तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। जनरली क्या होता है, जिस भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में तीन या चार स्टेटमेंट दिए गए हैं वो बाय डिफॉल्ट इजी क्वेश्चन होता है। अगर जिनको ये लगता है कि ज़्यादा स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ है, वो गलत बात है। ज़्यादा स्टेटमेंट है तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स अगर ज़्यादा है तो क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाता है। जैसे आप थर्ड स्टेटमेंट को देखोगे, दे प्रोवाइड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस टू ऑल द वैराइटीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन सच आइडेंटिफाइड जीआईएचएस। अब एफएओ के बारे में बात कर रही है, यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा है कि ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोवाइड करता है। तो आपको बस इतना पता होगा, अगर आपने आईपीआर पढ़ा होगा, कि इंडिया और हर कंट्री में जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग होता है वो इंडिविजुअल कंट्री देता है। जैसे इंडिया में एक जीआई एक्ट है जिसके तहत एक बॉडी है वो जीआई टैग देती है, एफएओ का कोई लेना देना नहीं है। तो डेफिनेटली ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये क्वेश्चन सेटर में जबरदस्ती बनाया हुआ है, तो आपको देख के ही पता लगेगा ये गलत है। थर्ड गलत है तो ए गया, सी गया, डी गया, आपका आंसर बी आ गया, टू ओनली। और पहला इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम की बात की जा रही है। पहला स्टेटमेंट में दिया गया टू प्रोवाइड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने का सेंस ऐसे भी नहीं बनता है, और ऐसे भी आपका आंसर निकल चुका है। तो ये सवाल लेट से आपको नहीं भी पता है, या फिर अगर आपको इतना भी पता होगा कि ज्योग्राफिकल एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम इंडिया में दो ही है, एक कुतनाद केरल में और एक कोरापुट उड़ीसा में, और इसके अलावा डेफिनेटली आपको अगर नहीं भी पता हो, और वो अगर पता है नहीं पता उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो डेफिनेटली ये सवाल इजी गोइंग था। बस आपको इतना पता है कि जीआई टैग का एफईओ से कोई लेना देना नहीं है, तो आपका आंसर निकल रहा है। और मैक्सिमम लोग जो सही किए होंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बस इसी के थ्रू ही किए होंगे। और 53rd क्वेश्चन पे आते हैं कि इनमें से ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, दिबांग, कामेंग, लोहित। तो तीनों ही है, और ये इजी सवाल है। इंडियन रिवर सिस्टम को अच्छे से करके जाना है। कोई सा भी वीडियो यूट्यूब पे आप देख लीजिए, चाहे वन अकेडमी का देखिए, किसी भी कोचिंग का देख लीजिए, बस एक वीडियो 1 घंटे के आसपास जो इंडिया की सारे रिवर्स को डिस्कस करता हो, वो वीडियो अगर आपने देख लिया, डेट्स इट। क्योंकि एक ना एक सवाल रिवर पे आना ही है कि कौन किसकी ट्रिब्यूटरी, और स्पेशली यूपीएससी का फोकस नॉर्थ ईस्ट पे काफी होता है, क्योंकि एक सवाल रिवर सिस्टम पे आना है और एक सवाल माउंटेन्स पे आना है।
और ये दोनों अगर इंडिया का रिवर सिस्टम और माउंटेन सिस्टम अच्छे से कर लिया तो 2 सवाल आपका फिक्स हो गया। और यूपीएससी ज्यादा ट्रैप जब करती है नॉर्थ ईस्ट पे फोकस करती है कि दफला ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में है कि मीरी हिल्स ज्यादा ईस्ट में है, मिसमी हिल्स किधर है, मिसमी ज्यादा नॉर्थ में है कि अबूर मिसमी ज्यादा नॉर्थ में है कि डफला ज्यादा नॉर्थ में है, तो आपको थोड़ा ये कंफ्यूज किया जाएगा। तो डेफिनेटली अगर नॉर्थ ईस्ट पे स्पेशल फोकस आप दे दीजिएगा। अब 54 सवाल है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के ऊपर। अब कोर बैंकिंग में होता क्या है कि एक पर्टिकुलर बैंक है कैनरा बैंक, उसके वेरियस ब्रांचेस को लिंक किया जाता है। तो अगर वो ब्रांचेस लिंक है तो दे आर अंडर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। बस इतना ही चीज आपको अगर पता है तो आपका इसका आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर है यहाँ पे A1 only. It is a networking of a bank's branches which enables customers to operate their accounts from any branch of the bank on its network regardless of where they open their accounts. ये सही है। बाद बाकी ये जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है ये जबरदस्ती यूपीएससी ने बनाया है। अब लेट्स से अगर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के बारे में आपको डायरेक्टली नहीं पता है तो डेफिनेटली आपका ये सवाल गलत हो सकता है। लेकिन बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है कि यूपीएससी क्या करता है कि गवर्नमेंट स्कीम है या कोई भी पर्टिकुलर चीज के बारे में सवाल पूछा तो एक स्टेटमेंट सही है, 2-3 स्टेटमेंट यूपीएससी जबरदस्ती भी बनाता है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें बहुत सारा स्टेटमेंट क्वेश्चन सेटर ने जबरदस्ती बनाया होगा। और जो अगर आपको थोड़ी सी अगर गट फीलिंग आती है ना कि ये स्टेटमेंट लग रहा है कि क्वेश्चन सेटर ने जबरदस्ती बनाया, तो बनाया होगा, क्योंकि 1-2 स्टेटमेंट सही होगा, 1-2 उसको गलत बनाना ही है, जबरदस्ती का बनाना ही है, तभी सारे आंसर सही नहीं होंगे। अगर 1 2 3 आंसर नहीं है, 1 ओनली आंसर, इसका मतलब 2 गलत है। 2 गलत है इसका मतलब क्वेश्चन सेटर को जबरदस्ती वो स्टेटमेंट को गलत बनाना है। तो आप अगर देख लेंगे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा तो आप आसानी से पकड़ लेंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन सेटर ने जबरदस्ती ये गलत यहाँ पे बनाया है स्टेटमेंट। आपको थोड़ी गट फीलिंग आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल में वो काम करेगा, क्योंकि सारे के सारे सवाल आपको अच्छे से नहीं आएंगे। 55th क्वेश्चन एनवायरमेंट पे, ये इजी सवाल है। एनेक्स 1 सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, तीनों का तीना जो रिलेशन है ये क्योटो प्रोटोकॉल से है। तो डेफिनेटली इसका आंसर है 3 ओनली, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इज रिलेटेड टू क्योटो प्रोटोकॉल। अब बाद बाकी भी क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, जबरदस्ती ये लोग नगोया और कार्टेगना प्रोटोकॉल से रिलेट कर रहे हैं। ये इजी सवाल था तो इसको डिस्कस करने का सेंस नहीं बनता, ये सबका सही होगा। अब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ट्रांसक्रिप्टोम पे सवाल आया था। अब ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि डीएनए के जो सीक्वेंसेस होते हैं, सीक्वेंसिंग को यूज करके आरएनए मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर वो आपको पता है तो ट्रांसक्रिप्टोम ये आप आसानी से आंसर कर लोगे। हालांकि इसका आंसर यहाँ बी है, द फुल रेंज ऑफ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। और ये अगर इनफैक्ट आपकी बायोलॉजी या जेनेटिक्स की नॉलेज उतनी अच्छी नहीं है तो ये गलत हो सकता है, और ये बहुत लोगों का गलत हुआ होगा, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन ही था। अब ज्यादा यहाँ पे आप लॉजिक से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब कुछ मिशन इंद्रधनुष गवर्नमेंट स्कीम का इजी सवाल है, इसको डिस्कस करने का मतलब नहीं बनता, ये इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ग्रीन इंडिया मिशन। अब क्या है कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC जो के तहत टोटल 8 मिशन है, वो 8 मिशन कौन कौन से हैं, सारे मिशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंडिया ने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड किया क्या क्या है। तो एक रेन्यूएबल एनर्जी प्रमोट किया जा रहा है जैसे सोलर एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है, या फिर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है। तो अब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो इंडिया की तरफ से लिया गया है टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। उसके 8 मिशन के आपको पता होना चाहिए और 8 मिशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स भी आपको पता होने चाहिए। तो उसमें से एक मिशन है ग्रीन इंडिया मिशन। तो अब आपको पता होगा ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में, तो उसके 3 फीचर्स है, एक फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना, दूसरा फॉरेस्ट की क्वालिटी को बढ़ाना, और तीसरा जो फॉरेस्ट रिलेटेड हाउस होल्ड है उनके इनकम को बूस्ट करना। ये 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है ग्रीन इंडिया मिशन का। लेट्स से अगर आपको वो भी नहीं पता है, केवल इतना पता है कि ग्रीन इंडिया मिशन का रिलेशन फॉरेस्ट से, तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। अब क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट कहता है लॉन्चिंग द सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, भाई साहब पूरा का पूरा रिलेशन यहाँ पे एग्रीकल्चर से है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के मुताबिक, लेकिन एक्चुअली में ग्रीन इंडिया मिशन फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ग्रीन इंडिया मिशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट देख रहा है और सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देखेगा। तो सेकंड तो हो नहीं सकता। जब सेकंड हो नहीं सकता, बचा 1 ओनली और 3 ओनली। और 1 और 3 जब आप पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ बेटर जो स्टेटमेंट है वो 3 है, तो आंसर इसका 3 ओनली आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ बात की जा रही है स्टेट बजट और ग्रीन अकाउंटिंग की, ये थोड़ा दूर दूर सा फार फ्लेज सा स्टेटमेंट। और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो कर रहा है रिस्टोरिंग एंड एनहांसिंग द फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स। ये जेनरिक स्टेटमेंट और लग रहा है कि हाँ ये फॉरेस्ट या फिर ग्रीन इंडिया मिशन से रिलेटेड होगा, और जेनरिक स्टेटमेंट है, इसको आप गलत साबित नहीं कर पाओगे। तो इसका आंसर आ जाएगा C 3 ओनली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी सवाल है। इजी इन द सेंस कि आपको यहाँ पे मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको पहले से पता होना चाहिए, ये ऑन द स्पॉट देखने वाला सवाल है। अब सवाल पूछा गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2011 से रिलेटेड। अब कोई भी ये पढ़ के नहीं जाता है, ना ही ये पढ़ के जाने के लायक चीज है।
ये सवाल वैसा था कि ऑन द स्पॉट आपको देखना एग्जामिनेशन हॉल में, और ऑन द स्पॉट ये सवाल एग्जामिनेशन हॉल में ही बन जाएगा। सवाल है, विथ रेफरेंस टू द प्री पैकेज्ड आइटम्स इन इंडिया इट इज मैंडेटरी टू द मैन्युफैक्चरर टू पुट विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द मेन लेवल एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस 2011। पहला जो स्टेटमेंट है, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडिंग एडिटिव्स। सेकंड इज न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन। थर्ड जो है, रिकमेंडेशन इफ एनी बाय द मेडिकल प्रोफेशन अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एलर्जिक रिएक्शन। और फोर्थ है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। अब क्या है कि जो थर्ड स्टेटमेंट है, रिकमेंडेशन इफ एनी मेड बाय द मेडिकल प्रोफेशन, अब ये क्या है कि कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल अगर कोई रिकमेंडेशन देगा वो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। अब हर पर्सन की एलर्जी हर इंग्रेडिएंट्स के प्रति अलग अलग होगी। अब अगर लेट से कॉमन दिया जाए तो वो देगा क्या कि किसी एक पर्सन को एलर्जी अलग होगी, दूसरे पर्सन को एलर्जी अलग अलग होगी। तो मेडिकल प्रोफेशन एक कॉमन रिकमेंडेशन दे, उसका सेंस ही नहीं बनता है। और ऐसा आप अगर किसी भी अगर देखे होंगे, चाहे मेडिसिन हो चाहे खाने का सामान हो, नहीं लिखा होता है। तो डेफिनेटली थर्ड होगा ही नहीं। जब थर्ड नहीं होगा तो आपका जो ऑप्शन बचा है वो 1 and 4 ओनली, और 1 to 4 बचा है। अब सेकंड है न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन। अब हल्का सा भी अगर देखे होंगे तो ये लिखा होता है हर खाने के ऊपर कि कार्ब्स इसमें कितना ग्राम है पर 100 ग्राम खाने में, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, ट्रांस फैट कितना है, फाइबर्स कितना है, विटामिन कौन कौन सा है, मिनरल्स कौन कौन सा है। तो ये सब चीज लिखी होती है। तो डेफिनेटली सेकंड आना है। जब सेकंड आना है तो आंसर आ जाएगा ए 1, 2 and 4 सी। तो डेफिनेटली अब वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में लिखा होता है ग्रीन डॉट और रेड डॉट होता है। रेड डॉट नॉन वेज के लिए होता है। तो फोर्थ लिखा होता है, सेकंड भी लिखा होता है, इवन लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स भी लिखा होता है। शुगर में कौन सी शुगर है, या फिर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में कौन सा कार्ब्स है, प्रोटीन कौन कौन सा है, मतलब प्रोटीन में कौन कौन से अमीनो एसिड्स खाने में है, कौन से नहीं है, तो वो भी लिखा होता है। तो डेफिनेटली 1, 2 और 4 लिखा होता है, थर्ड नहीं लिखा होता। अगर आप हल्का सा देखे होंगे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा, और अगर नहीं भी अच्छे से देखें तो आपको ये पता होगा कि रिकमेंडेशन तो नहीं होता है और लॉजिक भी नहीं बनता उसके होने का। तो 2 ऑप्शन आपका निकल जाएगा, बचेगा 2 ऑप्शन। और फिर गेम फंसेगा न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन के ऊपर। और न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन तो कॉमन सी लॉजिक की बात है कि ये तो लिखा ही होना चाहिए कि कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है। तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा सी 1, 2, 4। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट लून करंट अफेयर्स का इजी सवाल था, गूगल का इंटरनेट कनेक्टिविटी से एसोसिएटेड है। नेट मीटरिंग सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ सोलर एनर्जी। ये करंट अफेयर्स का इजी सवाल था उस साल के लिए। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन पब्लिश करता है? अब ये वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। बस ये बताना है कि रिपोर्ट अच्छे से करके जाना है, कौन सी रिपोर्ट कौन ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है, और जो जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है उसके इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स क्या क्या है। जैसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है तो उसमें कौन कौन 10 इंडिकेटर है, या फिर हंगर इंडेक्स में कौन से 4 इंडिकेटर है, या फिर जेंडर गैप इंडेक्स में कौन से 4 इंडिकेटर पे फोकस किया जाता है। ये आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी यहाँ पे फोकस कर रहा है। और बंजारास दे आर ट्रेडर्स। अब ये इजी क्वेश्चन है एंशिएंट का, तो अब इसको डिस्कस करने का सेंस नहीं बनता, ये पता होगा। ये डिफिकल्ट सवाल है एंशिएंट का इवन, लेकिन हाँ अगर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी को डिटेल में तो आपको पता होगा कि जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर किया था एडिक्ट्स ऑफ एम्पोरर अशोका। लेकिन अगर लेट से नहीं पता है तो फिर ये उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। फिर हाँ ये 65th क्वेश्चन को देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू ग्राम न्यायालय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? First says, as per the Act, Gram Nyayalayas can hear only criminal cases and not only civil cases and not criminal cases. And second statement says that the Act allows local social activists as mediators and reconciliators. अब क्या है कि अब ये जो ग्राम न्यायालय है ये 4th tier ऑफ जुडिशरी है। एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी अलग होता है जो ट्राइब्यूनल्स हो गए, एक एडीआर मैकेनिज्म अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म अलग होता है जिसमें आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन और मेडिएशन वगैरह होता है, वो अलग है, जैसे वो लोक अदालत हो गया। और एक फॉर्मल कोर्ट्स अलग होते हैं। फॉर्मल कोर्ट्स के 4 टियर हो गए, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, सेकंड हाई कोर्ट, थर्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और फोर्थ लोकल लेवल पे ग्राम न्यायालय। तो ये फॉर्मल कोर्ट होता है। अब यहाँ पे क्या है कि अब ये बहुत ही निचले लेवल पे बना है तो यहाँ पे जजेस की कमी होगी। तो डेफिनेटली लॉजिक कहता है कि हाँ यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट को भी मेडिएटर्स और रिकॉन्सिलेटर्स की तरह यहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो सेकंड सही है। अब फर्स्ट में क्या है कि फर्स्ट में थोड़ी आपको फील आएगी। अब होता क्या है कि आप क्वेश्चन सेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। क्वेश्चन सेटर ने क्या करना है कि ग्राम न्यायालय का कोई एक चैप्टर उसने खोला होगा, अब वहां से छपाई करके ये सवाल बनाया। अब उनके एंगल से सोचिए तो वो क्या करेंगे, अगर 2-3 स्टेटमेंट दे रहे हैं तो 1-2 स्टेटमेंट उनको सही देना है, 1-2 स्टेटमेंट उनको गलत देना है। ये उनका काम है, उनका जॉब है। अब जो स्टेटमेंट सही देना है वो क्या करेंगे, वो किसी बुक से एज डिट्टो एज टू एज वो छाप देंगे। जो स्टेटमेंट से फील आ रही है आपको कि हाँ ये किसी किताब से छपा हुआ है तो डेफिनेटली वो सही होगा। और कुछ स्टेटमेंट वो क्या करेंगे, वही किताब से छापेंगे लेकिन थोड़ा स्वैपिंग कर देंगे जबरदस्ती गलत बनाने के लिए। अब जैसे आप पहला स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी फील आएगी कि बुक में लिखा होगा कि ग्राम न्यायालय कैन हियर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस,
अब क्वेश्चन सेटर को थोड़ा इसमें ट्विस्टिंग करके उसको गलत बनाना है, तो ये कर सकता है कि कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस, कि पलट दिया कि नहीं नहीं केवल सिविल सुन सकता है, क्रिमिनल नहीं सुन सकता है। उसने बुक में देखा होगा कि हाँ दोनों सुन सकता है, यहाँ इसने थोड़ा पलट दिया, ये थोड़ी सी आपको फील आएगी। हालांकि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप इस लॉजिक से जाएंगे तो आपका सारा का सारा सवाल सही होगा। आप 5 पे हाथ रखेंगे इस तरह से तो 2 आपका गलत भी होगा, 3 सही होगा, या हो सकता है 3 गलत होगा 2 ही सही होगा। लेकिन इतना जरूर है कि आप इस तरह का दिमाग अगर लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट तो मिलेगा कि आप जितना मार्क्स ऐसे ला रहे थे तो उससे आपका मार्क्स 10-5 नंबर तो कम से कम जरूर बढ़ेगा। और थोड़ा अच्छे से लगा ले तो 15-20 भी बढ़ सकता है। और श्योरिटी के साथ आपका फॉरेस्ट सर्विस भी जनरल कैटेगरी से निकल सकता है। अगर फॉरेस्ट जनरल कैटेगरी से निकालना है विद श्योरिटी तो ये सब लॉजिक तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपको थोड़ी फील आएगी पहला गलत है और दूसरा तो जेनरिक है स्टेटमेंट है और लॉजिक से भी लग रहा है सही है, तो डेफिनेटली इसका आंसर बी ओनली 2 ओनली होना चाहिए, वही है। अब ये टीपीपी से रिलेटेड सवाल है। अब यहाँ पे क्या है, अब सेकंड स्टेटमेंट को देख लीजिए। अब ये जेनरिक सी बात है, इट इज ए स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर द पर्पस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली। भाई साहब ये ट्रेड वाला ग्रुप है, ये केवल मैरीटाइम सिक्योरिटी वो भी ओनली कर रहा है, ये एक्सट्रीम वाला स्टेटमेंट है ओनली लगने के चलते, तो ऐसे ही गलत है। और डेफिनेटली ये ट्रेड से रिलेटेड है, इसका कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी से लेना देना नहीं है, तो सेकंड तो गलत है। पहला क्या है कि इट इज एन एग्रीमेंट अमंग ऑल द पैसिफिक रिम कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना एंड रशिया। अब इसमें 12 कंट्री हैं तो सारे के सारे पैसिफिक रिम कंट्रीज तो नहीं आ सकते हैं। ये पहला सवाल है। इनफैक्ट पहला जो स्टेटमेंट है इजी भी है क्योंकि 12 कंट्रीज है, कौन कौन है वो अभी आपको याद ही होगा, टीपीपी उस समय काफी न्यूज में था। टीपीपी और आरसीपी में कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं, ये डेफिनेटली आईआर के एंगल से भी मैंने जो पीटी 365 की वीडियो बनाई है आईआर में, ये सब मैंने डिस्कस किया है। तो पहला तो आपको पता होगा गलत है क्योंकि आपके 12 कंट्री आपको रटे रटाए होंगे, तो सारे कंट्री नहीं आते, पहला गलत है। दूसरा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है इसलिए गलत है, तो आंसर आपका आ जाएगा डी, नीदर 1 नॉट 2। अब उसी तरह ये करंट अफेयर्स का भी सवाल था उस साल के लिए जो 3rd इंडिया अफ्रीका समिट हुई थी, और वो डेफिनेटली पहला सही था। और पहली जो समिट हुई थी 2008 में हुई थी, और ये जबरदस्ती एक्सट्रीम बनाने के लिए क्या यूपीएससी ने किया, वाज एक्चुअली इनिशिएटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। अब 2008 में हुई थी, उसको यूपीएससी इतना पुराना इवेंट बता रहा है, तो यूपीएससी जबरदस्ती क्या करता है ना कि जो इवेंट 2005 में हुआ होगा उसको गलत करने के लिए वो 1995 का नहीं बताएगा, उसको 1950 या 1905 का बताएगा, कि कम से कम आपको थोड़ा सा भी अगर लेट से फील हो या फिर आप कभी भी हल्का सा थोड़ा कर्सरी व्यू में पढ़े हो तो भी आपका सही हो जाएगा। इतना यूपीएससी बिलीव करता है, इतना ट्रिक नहीं खेलता कि अच्छा 2014 का 15 कर देगा, 15 का 16 कर देगा, इतना एक साल के वो अंतराल में नहीं खेलता है। बस आपको हल्का सा भी आइडिया हो कि हाँ 2000 के आसपास भी हुआ था तो भी आप हाँ आराम से सेकंड स्टेटमेंट को गलत साबित कर लोगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर ये 1 ओनली हो जाएगा। एमसीएलआर क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। अब एमसीएलआर क्या है, तो डेफिनेटली आपने स्टैटिक में ही जब आप बैंकिंग आप पढ़ रहे होंगे तो आपने पढ़ लिया होगा, तो इसको डिस्कस करने का सेंस नहीं बनता है। अब यहाँ पे क्या है कि लेट से मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ, आप दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए, आपको बस फील आ जाएगी कि दोनों स्टेटमेंट क्या, बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है। और ऐसे स्टेटमेंट है कि क्वेश्चन सेटर ने किताब उठाई है और छापा है, पूरा का पूरा छापा है बिल्कुल। कहीं पे मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन सेटर छापता है तो डेफिनेटली सही होगा, लेकिन वो छापने भी कभी कभी क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो ट्विस्ट कर देता है। तो आपको बस वो पकड़ना होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन सेटर कुछ खेल सकता है, कुछ गड्ढा उसने खोद रखा है कि नहीं खोद रखा है। अगर नहीं आपको दिख रहा है वो गड्ढा, इसका मतलब वो सही है, जेनरिक स्टेटमेंट है, उसको आपको सही मानना है। अगर आप स्टेटमेंट को गलत नहीं प्रूव कर पा रहे हो दैट मींस कि वो सही है। अब दोनों स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, दीज गाइडलाइंस हेल्प्स इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी एंड मेथोडोलॉजी फॉलोड बाय द बैंक्स फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट, और सेकंड है दीज गाइडलाइंस हेल्प इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट एट इंटरेस्ट रेट व्हिच आर फेयर टू बोथ बोरोवर्स एंड बैंक्स। दोनों जेनरिक स्टेटमेंट है, दोनों सही है। फिर उसके अलावा 69 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट इज आर यूनिक अबाउट खराई कैमल। अब क्या है कि खराई कैमल के बारे में देखेंगे, अगर जनरली अब किसी भी एनिमल्स के बारे में देखिए, इवन लायंस को भी डोमेस्टिकेट किया जा सकता है, सर्कस में करके रखते हैं। अब यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट ये बोल रहा है, इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैनॉट बी डोमेस्टिकेटेड। भाई साहब जब शेर को डोमेस्टिकेट किया जा सकता है तो खराई कैमल को क्यों नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली थर्ड स्टेटमेंट गलत है। और वैसे ही जैसे आप थर्ड स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर लोगे आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा ए 1 एंड 2 ओनली। अब खराई कैमल जो वर्ड है खराई, वो आता है खारा से, खारा डेट मीन सॉल्टी। जब वो सॉल्टी वाटर से आपको थोड़ी फील आ रही होगी तो डेफिनेटली खराई कैमल कैन बी कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर्स इन सी वाटर और इट कैन सर्वाइव बाय ग्रेजिंग ऑन द मैंग्रोव्स। दोनों ही आपको सही लग रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। यहाँ पे आंसर ए 1 एंड 2 ओनली आ जाएगा। अब ये जो 70 सवाल था एक बनाने की स्पीसीज मिली थी, तो इसको डिस्कस करने का उतना सेंस नहीं बनता। बस आपको इतना बस बता देता हूँ कि जनरली अगर आपको नहीं पता होगा तो कोई सा भी स्पीसीज मिलने का ज़्यादा चांस नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है, अंडमान में हो सकता है, चाहे वेस्टर्न घाट्स में हो सकता है, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। अब इतना आपको मतलब दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी थोड़ा पूछ लेता है
कि अच्छा ये बर्ड कहाँ पे मिलता है, कौन इसका नेचुरल हैबिटेट है। अब ये 71st क्वेश्चन देखते हैं, अस्त्रधारिणी। अब क्या होता है, एक शस्त्र होता है, एक अस्त्र होता है। शस्त्र आपके पास रहता है जैसे तलवार, अस्त्र होता है जो फेंका जाता है जैसे भाला, तीर। अब यहां पे क्या कि अस्त्रधारिणी मतलब ये अस्त्र है जिसको फेंका जाएगा, तो ये फेंका जाने वाला एक ही चीज है, टॉर्पीडो जो अंडर वाटर मिसाइल होता है, तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा सी। अब अगला देखते हैं, व्हाट इज ग्रीज्ड लाइटनिंग, GL10 रिसेंटली सीन इन न्यूज। अब यहां पे देखिए जापान और बी और सी ऑप्शन में जापान और चाइना है। अब जापान और चाइना अपने नेटिव लैंग्वेज में नाम रखते हैं, चैंग मैंग पुई, कुछ 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 नाम होगा जो जापानीज और चाइनीज में होगा, जो ग्रीज्ड लाइटनिंग तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बी और सी ऐसे ही किया। और इंडिया में नाम संस्कृत या हिंदी में रखता है, कोई इंग्लिश में नाम नहीं रखता ग्रीज्ड लाइटनिंग। और जब इंग्लिश में नाम रखा गया है तो सीधी सी बात है, अगर कॉमन लॉजिक और कॉमन सेंस लगाएंगे कि नासा ही काम कर सकता है, आंसर आप मारोगे ए नासा। तो इटिमोलॉजी की वर्ड का रूट्स कैसे आ रहा है, वहां से भी काफी सारे सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, और ये सवाल भी वैसे ही सॉल्व हो सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन। अब इसमें जैसे मैं बता देता हूं कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट ना जेनरिक है। दिस इनिशिएटिव एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट इंप्रूव प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड टू डेमोन्स्ट्रेट वैल्यू एडिशन टेक्नोलॉजी इन एन इंटीग्रेटेड मैनर विद क्लस्टर अप्रोच। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको लगेगा कि गलत है, कुछ भी फंसाने के लिए ट्रैप भी सेट नहीं किया है क्वेश्चन सेटर ने, और लग रहा है कि छापा हुआ है तो सही है। उसी तरह सेकंड भी सही है। तीसरे में देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बाय ऑफरिंग देम फ्री किट्स। अब क्या बोल रहा है कि या फार्मर्स को फ्री किट दिया जाता है इस स्कीम के तहत। अब क्या है कि किसी भी स्कीम के तहत कोई भी चीज फ्री नहीं दी जाती है। इवन अगर राशन का भी, अगर पीडीएस के थ्रू जब राशन भी दिया जाता है, चावल और गेहूं, वो भी 3 रुपए केजी और 2 रुपए केजी के रेट पे ही दिया जाता है, 3 रुपीज केजी फॉर राइस एंड 2 रुपीज केजी फॉर व्हीट। तो वहां भी टोटली फ्री नहीं होता है, सब्सिडाइज होता है। अब यहाँ पे क्या है कि एडवांस टेक्नोलॉजी का भी फ्री किट देंगे तो लॉजिक नहीं बनता। जब राशन फ्री नहीं दिया जाता तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी का फ्री किट कहां से दिया जाएगा, कॉमन सेंस कहता है ये। तो तीसरा गलत है। जब तीसरा गलत है ना तो आंसर ए और सी में ही होगा, और पहला दोनों जेनरिक स्टेटमेंट है तो मैक्सिमम चांस आंसर 1 और 2 ओनली हो जाएगा, और वही इनफैक्ट आंसर है। स्वदेशी बॉयकॉट, ये तो पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड था, तो ठीक है, अब ये आप कॉमन सी बात है। 75th क्वेश्चन देख लीजिए, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हीनयान। Bodhisattva is a compassionate one on his way to enlightenment. Bodhisattva delays achieving his own salvation to help the sentient beings on their path to it. अब सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ना जेनरिक है, छपा छपाया है, सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूरा का पूरा गेम है कि ये बोधिसत्व हीनयान का है कि महायान का है। तो आपका दो ऑप्शन के बीच में अब गेम फंस रही है, बी और डी के बीच में। अब यहां पे क्या है कि या तो आंसर 2 और 3 ओनली होगा या 1 2 3 होगा। अब हल्का सा आपको अगर नॉलेज है कि हीनयान में क्या था कि सिंबल्स की पूजा की जाती थी, और महायान में ह्यूमन फॉर्म ऑफ बुद्धा की पूजा की जा सकती थी। तो अब ये बोधिसत्व डेफिनेटली ह्यूमन फॉर्म है तो वो महायान ही होगा। आपको पता है तो डेफिनेटली आपको पता है, फिर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, आंसर आ जाएगा 2 और 3 ओनली। नहीं भी पता है तो इतना पता चल जाएगा, सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है ये जेनरिक है, ये सही होगा। और पहले में आपको थोड़ी फील आ जाएगी कि यहाँ पे स्वैपिंग की गेम हुई होगी, और एक स्टेटमेंट तो एटलीस्ट यूपीएससी गलत बनाएगा, तो ज्यादा चांस है कि सेकंड थर्ड सही होंगे और फर्स्ट में स्वैपिंग की गई होगी, तो आंसर 2 और 3 ओनली निकल सकता है। ये आप अगर नहीं पता हो तो आप ऐसा दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि बुद्धिज्म काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल यूपीएससी पूछती है, तो आप ये डेफिनेटली अच्छे से करके जाओगे। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जितना भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सारे के सारे एनजीओज होते हैं, चाहे वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, सब सारे के सारे एनजीओ है। अब यहाँ पे 77 क्वेश्चन एनवायरमेंट का देखिए कि टीब नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इनिशिएटिव है, इसके बारे में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जेनरिक है, इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकसेस ऑन ड्राइंग अटेंशन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। इट प्रेजेंट्स एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकिंग रिकॉग्नाइज एंड डेमोंस्ट्रेट एंड कैप्चर द वैल्यूज ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी। जेनरिक स्टेटमेंट है, सही होगा, छपाया है। पहला स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी 4, एक साथ 4 ऑर्गेनाइजेशन टेबल पे आ जाए, काफी डिफिकल्ट होता है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना, और यूपीएससी एक भी ऑर्गेनाइजेशन को स्वैप कर देगी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और यूपीएससी ने ऐसा काम किया हुआ है, और पिछले साल से ये ट्रेंड है कि 2 सवाल ऐसा आता है जिसमें कोई इनिशिएटिव पूछा जाता है और यूपीएससी स्टेटमेंट में ऑर्गेनाइजेशन को पलट देती है। ये काम चलाया आ रहा है, और इसमें भी यही काम हुआ है, और आंसर इसका सी 2 और 3 ओनली है। जेनरिक स्टेटमेंट है, और यहाँ पे यूपीएससी स्वैपिंग गेम खेलेगी कि ऑर्गेनाइजेशन पलट देगी। एक्चुअली ये यूरोपियन यूनियन और जर्मनी वगैरह का ऑर्गेनाइजेशन था, तो यहाँ पे यूपीएससी ये स्वैपिंग करती है। बस ये थोड़ा आपको मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ कि आपका बस वो घंटी बज जाए कि हाँ यूपीएससी यहाँ पे स्वैपिंग की होगी। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है फिर भी आपको अटेम्प्ट करना है तो आप ज्यादा चांस हो सकता है कि आप सही आंसर निकाल सकते हैं, अगर आपको बस ये केवल लॉजिक या ये ट्रिक पता चल गई तो। 78 रेड सैंडर्स। अब रेड सैंडर्स यहाँ पे ट्रैप यही है कि यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोला है, एक्चुअली ये डेसिडुअस ट्री है। पहला सही है, साउथ इंडिया में पाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, एक्चुअली रेड सैंडर्स डेसिडुअस ट्री है, तो डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाया जाएगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत, आंसर विल बी A1 ओनली।
79th क्वेश्चन देखेंगे। अब क्या है कि रेड प्लस कैन लीड टू प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉवर्टी रिडक्शन। तीनों जेनरिक स्टेटमेंट है, सही होगा। कहीं कुछ ऐसा नहीं है जो आप बोलेंगे भाई ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तीनों सही है, आंसर 1 2 3 ऑल होगा। अब 80th क्वेश्चन पे आ सकते हैं, ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल में से क्या है। अब नीचे से ऊपर जाते हैं। इट इज वन ऑफ द मल्टीलैटरल रेड प्लस इनिशिएटिव। रेड जो प्रोग्राम है वो रिलेटेड है एफोरेस्टेशन एंड एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट रिलेटेड, और रेड प्लस इनिशिएटिव एक इंडिविजुअल कंट्री का होता है, तो उससे रिलेटेड कोई प्रोटोकॉल नहीं हो सकता है। और वो भी ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल का मतलब नहीं होता। ये थोड़ा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ये थोड़ा फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है। अब ये क्या है, सी स्टेटमेंट जो बोल रहा है, इट इज एन इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट रेटिफाइड बाय ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन टू स्पेसिफाइड लेवल बाय द ईयर 2022। अब ये थोड़ा क्योटो और पेरिस क्लाइमेट टॉक से रिलेटेड है। ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल कुछ और ही होगा, ऑन द सिमिलर लाइंस ऑफ पेरिस टॉक या फिर ऑन द सिमिलर लाइंस ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल तो नहीं ही होगा। अब बी जो है, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन टू ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव टू डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन एंड टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। ये जो फंडिंग से रिलेटेड एस्पेक्ट है, ग्रीन क्लाइमेट फंड का है, तो डेफिनेटली बी भी नहीं है, तो आंसर आपका ए निकल जाएगा। अब ये देखते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। अब ये क्या है कि अब आपको पता होगा इसका हेड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, और जितने भी फाइनेंशियल रेगुलेटर हैं आरबीआई से भी, उनके हेड और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और इट इज हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, सही है। इट मॉनिटर्स मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द कंट्री, ये भी सही है। इट इज एन ऑर्गन ऑफ द नीति आयोग, ये जबरदस्ती का स्टेटमेंट। और यूपीएससी जान जान के क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इनिशिएटिव को नीति आयोग का पार्ट बना देता है। तो आप नीति आयोग क्या क्या करता है वो अच्छे से करके चले जाइएगा। उससे होगा क्या कि जबरदस्ती यूपीएससी किसी ना किसी इनिशिएटिव को नीति आयोग का पार्ट बना देगा। तो अगर आपको इतना पता है कि नीति आयोग क्या क्या काम करता है, तो डेफिनेटली आपको ये पता चल जाएगा तो ये नीति आयोग का काम तो नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ 1 आपके गलत है, तो आपका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा सी 2 and 3 ओनली। विथ रेफरेंस टू एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ये 1992 के रियो समिट से निकला था। तो सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है, तो आंसर A1 ओनली आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे अगर देखिए 83rd क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज, ये महाराष्ट्र में फूले ने बनाया था, तो डेफिनेटली वहीं से आंसर निकल जाएगा, एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। इजी है। वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स। अब किसी एक को करेगा तो तीनों को ही करेगा, कोई लॉजिक नहीं बनता कि एक को नहीं करेगा इन्फेक्ट। तो आंसर है D 1 2 3 कि फंजाई और प्लांट को कर रहा है तो बैक्टीरिया को क्यों नहीं करेगा, कोई लॉजिक नहीं है। तो डेफिनेटली सबको करेगा, आंसर हो जाएगा D 1 2 3। द टर्म बेस इरोजन एंड प्रॉफिट सेफ्टिंग, ये काफी ज्यादा करंट अफेयर्स में रहता है। ये कंपनीज का होता है कि अंडर वॉइसिंग और ओवर वॉइसिंग काफी करती है, तो वो टैक्स इवेजन ना कर पाए, तो इनके लिए बनाया गया था ओईसीडी कंट्रीज के द्वारा। इसका आंसर है बी, कर्बिंग द टैक्स इवेजन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। इंडिया का पहला एनआईएमजेड आंध्र प्रदेश में बनाया गया था, उस साल के करंट अफेयर्स में था, उस साल के लिए ये इजी सवाल था। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का मेन काम है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पर्संस अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशंस। तो यहाँ पे आंसर है B2 ओनली। अब बस मैं ये यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी क्या करता है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को जबरदस्ती बना दिया गया। तो आपको ये थोड़ी फील होनी चाहिए कि स्कीम से रिलेटेड यूपीएससी एक दो स्टेटमेंट जबरदस्ती बना देता है, तो आपको ये थोड़ा दिमाग में होगा ना, तो घंटी बच जाएगी, तो ज्यादा चांस है कि आप सही आंसर डिराइव कर पाओगे, अगर आधा अधूरा भी आपको अगर पता है तो। स्वयं अब ये थोड़ा मतलब मीडियम लेवल का सवाल था, अगर पता है तो पता है, नहीं तो आप ज्यादा चांस यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप मार दोगे, जो कि गलत होगा। यहाँ पे आंसर था प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजंस फॉर फ्री। तो पता है तो ज्यादा चांसेस सही मारोगे, नहीं तो आपका ए और डी में फंसेगा और ज्यादातर आप ए मार दोगे। मैंने अगर मारना होता तो यही कर देता जब मैंने अटेम्प्ट किया था घर पे बैठ के। और फिर द मॉन्टेक चेम्सफोर्ड प्रपोजल्स वेर रिलेटेड टू, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आंसर है। ये इजी सवाल था मॉडर्न इंडिया का, अगर स्पेक्ट्रम भी अच्छे से करके जाओगे तो ये सवाल तो आप बना ही दोगे। हाँ, ये कल्चर का ये सवाल में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स मिल सकती है। व्हाट इज कॉमन टू द टू हिस्टोरिकल प्लेसेस नोन एज अजंता एंड महाबलीपुरम? बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन। अब ये गलत है। महाबलीपुरम में हिंदूज के काफी मतलब महाभारत से रिलेटेड द्रौपदी, अर्जुन, ये सब के भी रथ मिलते हैं वहाँ पे। और अजंता तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, दोनों एक रिलीजन से रिलेटेड तो नहीं है, तो सेकंड तो गलत है, तो ए चला गया। बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स। अब रॉक कट तो दोनों है, क्योंकि ये भी केव्स है और ये भी रॉक कट आर्किटेक्चर में ही आता है, तो डेफिनेटली 3 तो सही है। अब रहा बात फर्स्ट पे, बोथ वेर बिल्ट इन द सेम पीरियड। अब ये कि एक पल्लवास ने बनाया था, एक गुप्ता एम्पायर के दौरान बनाया, दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग था, तो 1 भी नहीं होगा, तो 1 और 2 नहीं होगा, 3 सही है, तो आंसर बी 3 ओनली आ जाएगा। अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि बोथ वेर बिल्ड इन द सेम पीरियड में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। अब ऐसी बात है कि यूपीएससी ये ट्रैप कल्चर में हर बार करता है कि किसी इवेंट को बता देगा ये दोनों इवेंट कंटेम्पोररी थे या सेम पीरियड के थे। अब
जीरो एडी से लेके अब 1200 एडी तक का अगर इतिहास पढ़ोगे, दो इवेंट कंटेम्पररी हो जाए इसका चांस बहुत कम बनता है। एक अगर 1 एडी में हो रहा होगा तो दूसरा सेकंड एडी में हो रहा होगा, एक अगर सेकंड एडी में हो रहा होगा, सेकंड सेंचुरी एडी में हो रहा होगा, तो एक अगर फोर्थ सेंचुरी एडी में हो रहा होगा। तो भले आसपास हो लेकिन एकदम कंटेम्पररी हो उसका चांस काफी कम बनता है। और यूपीएससी का ट्रेंड देखेंगे 2016, 17, 18, 19 में, तो एक सवाल ऐसा ही आया कि लेट से त्यागराजा और एक भी पर्टिकुलर कोई और सेंट थे, उन दोनों के बीच में कंपेयर कराया गया था, बोला यूपीएससी ने बोला तो वो दोनों कंटेम्पररी थे, नहीं थे। 2019 में भी कबीर को किसी का कंटेम्पररी बनाया गया था, शायद से सर हिंदी या किसी का, वो भी कंटेम्पररी नहीं थे। तो डेफिनेटली यूपीएससी ये काम करता है कि जो दो चीज कंटेम्पररी नहीं है उसको जबरदस्ती कंटेम्पररी बना देगा और आपको एक ऑप्शन में फिट करके दे देगा एक स्टेटमेंट में, और वो स्टेटमेंट गलत होगा। वो यहीं पे हुआ है। और सेकंड तो आप गलत प्रूफ कर लोगे, इतना तो हर किसी को पता होता है महाबलीपुरम में महाभारत से रिलेटेड कुछ है, द्रौपदी और अर्जुन के वो पंचरथा जो है, और अजंता में डेफिनेटली बुद्धिज्म से रिलेटेड, हर किसी को पता है कि सेकंड गलत है, थर्ड सही है, हर किसी को पता है दोनों में रॉक कट का काम हुआ है, लेकिन सेम पीरियड के हैं कि नहीं। इवन किसी को ये भी पता है कि पल्लवास और गुप्ता से रिलेटेड है ये दोनों, तो भी लगेगा कि अच्छा मे भी हो सकता है सेम पीरियड के हो, लेकिन सेम पीरियड में होने का चांस ऐसे भी बहुत कम होता है। बिटकॉइन से रिलेटेड क्या, बिटकॉइन सेंट्रल बैंक ट्रैक नहीं करता, ये आपको पता है, तो वहां से आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि ए डी चला जाएगा, बचेगा बी और सी, और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, जेनरिक स्टेटमेंट है, और बिटकॉइन के बारे में आपको बेसिक नॉलेज है, तो ये सवाल तो गलत नहीं हो सकता था। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स से रिलेटेड है और उसका हेडक्वार्टर संघाई में है। अब ये फैक्चुअल सवाल है, इजी सवाल था करंट अफेयर्स का, तो अब इसको डिस्कस करने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों ने सही कर लिया। और गदगिल और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट, ये वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। दोनों रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए। लेट्स से फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू मे बी मेंस में पूछा जा सकता है एनवायरमेंट सेक्शन में, और स्पेशली आप फॉरेस्ट सर्विस टारगेट कर रहे हो तो ये डेफिनेटली थोड़ा आपका नॉलेज ऐसे ही फॉरेस्ट रिलेटेड एनवायरमेंट से रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। गदगिल कमेटी ने पूरे वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया था। कस्तूरी रंगन कमेटी ने लगभग 37% ऑफ द वेस्टर्न घाट्स को डिक्लेयर किया था एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद केशव चंद्र सिंह। अब इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन उनसे एसोसिएटेड है। अब ऐसे भी देखेंगे कि 3 3 3 3 4 ऑप्शन है, इसका मतलब थर्ड तो एसोसिएटेड है ही है। अब बचा दो, इनमें से कौन सा एसोसिएटेड है? थोड़ी फील आएगी कि दोनों तो नहीं होगा, एटलीस्ट एक से तो एसोसिएटेड नहीं होंगे, थर्ड से तो है ही, ये तो चारों ऑप्शन में है तो डेफिनेटली है ही। अब बचे दो में से एक से होंगे, एक से नहीं होंगे। अब कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, कलकत्ता में बहुत महानुभाव पैदा हुए हैं भाई साहब, कलकत्ता से रिलेटेड कोई भी हो सकता है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी से। अब ये घिसा पिटा ऑर्गेनाइजेशन टैबरनेकल ऑफ इंडियन डिस्पेंसेशन, इससे रिलेटेड आपको भी लग रहा होगा कि क्वेश्चन सेटर ने छपाई की है, होगा रिलेटेड केशव चंद्र सिंह। और कलकत्ता में बहुत ज्यादा महानुभाव पैदा हुए हैं, तो हो सकता है किसी और से रिलेटेड हो ये, तो थोड़ी फील आएगी आपको कि हाँ 3 तो सही है, ज्यादा चांस है 2 के सही होने का, और तीनों के चांस होने का, तीनों के सही होने का चांस तो ऐसे भी कम है, तो आप मार सकते हो 2 and 3 ओनली, और आपका आंसर वहां से निकल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अब क्या है कि जो मिडिल ईस्ट का एरिया है वहां पे 2 डिवीजन होता है, अब ब्रोडली 3 भी बोल सकते हो। एक है जिसमें पर्सियंस रहते हैं, वो ईरान हो गया मेनली। एक है अरब्स जैसे सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत हो गया, और एक ज्यूज का हो गया जैसे इसराइल हो गया। तो इन सब में काफी रिफ्ट होता है, तो इंडिया जब भी मिडिल ईस्ट पे फोकस करता है तो काफी मेंटेन करना पड़ता है उनको रिलेशन बिटवीन द पर्सियंस, अरब्स एंड द ज्यूज, दैट इज इसराइल। तो बस आपको थोड़ा आइए, अगर थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। और डेफिनेटली गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो 6 मेंबर्स हैं आपको रटे रटाए भी होने चाहिए अगर प्रीलिम्स के एंगल से देख रहे हो, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे यूपीएससी फोकस करता है। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का यहाँ पे एफडीआई से कोई लेना देना नहीं है, जबरदस्ती स्टेटमेंट फिट किया गया है। अब पहला और थर्ड तो सही है, तो यहाँ पे आंसर C1 and 3 ओनली। यहाँ पे बस ये बताना चाह रहा हूँ यूपीएससी जबरदस्ती जो नहीं भी एसोसिएटेड है, जो चीज जबरदस्ती एफडीआई को इंक्रीज करने की बात कर रहा है यहाँ पे, जो है ही नहीं कुछ उसका लेना देना। बेल्ट एंड रोड चाइना से रिलेटेड है, कुछ यहाँ पे बताने वाली बात नहीं है। और मुद्रा स्कीम फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है, ये हर किसी को पता होगा। अब 99 क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कहाँ सेल गैस मिलती है, कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। अब क्या सेंस बनता है कि लेट से अगर कैम्बे और कावेरी में मिलती होगी, कृष्णा गोदावरी में नहीं मिलती होगी, एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा? थोड़ी सी भी तो मिल सकती है, और थोड़ी सी भी मिल सकती है तो डेफिनेटली आंसर तीनों ही होना है। तो जनरली जब ये पूछा जाता है ना कि मैग्नीज कहाँ का इंडिया में मिलता है, 1 ये, 2 ये, 3 ये, अब 4 ऑप्शन है भाई साहब, तीनों आंसर होगा, क्योंकि वहां पे किसी एरिया में मैग्नीज नहीं मिलता है। ये पता करने के लिए तो एक्सप्लोरेशन करना होगा। क्वेश्चन सेटर बैठ के उतना एक्सप्लोरेशन नहीं करेगा। जो डेटा बुक में लिखा होता है कहाँ का क्या मिलता है, कहाँ क्या नहीं मिलता है, ये नहीं लिखा होता। जब नहीं मिलता है, ये नहीं लिखा होता है, तो क्वेश्चन सेटर को पता ही नहीं चल पाएगा कि अच्छा लेट से अगर आंसर इसका 1 2 होता तो कृष्णा गोदावरी में बिल्कुल भी सेल गैस नहीं मिलता है, पता ही नहीं चल पाएगा। जब पता ही नहीं चल पाएगा यहाँ ये नहीं मिलता है, तो आंसर 1 2 3 ऑल द अबव होना ही आंसर।
अब ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये आईएमएफ का है। अब रिपोर्ट्स रिलेटेड यूपीएससी हर साल एक सवाल पूछता है, तो ये डिटेल में करना है। 99 को एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ऐसे तो इजी सवाल है, तो सबको ये D123 मारेंगे, क्योंकि सेल गैस या फिर कोल बेड मीथेन कहाँ मिलता है, ये सब तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है अभी के लिए, तो डेफिनेटली यूपीएससी यहाँ से पूछ सकता है। सेल गैस पे इवन 2013 या 14 में मेंस में भी एक सवाल पूछा था। अब जैसे सेल गैस कहाँ मिलता है, ये किसी बुक में लिखा होगा कि सेल गैस इन इंडिया इज फाउंड इन दिस 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 प्लेसेस। कहाँ नहीं मिलता ये नहीं लिखा होगा। तो कहाँ नहीं मिलता, लेट से महाराष्ट्र में सेल गैस, लेट से कहीं बुक में लिखा है कि गुजरात और महाराष्ट्र में सेल गैस मिलता है, ये लिखा होता है। लेट से अगर यूपी में नहीं मिलता होगा, तो ये कहीं नहीं लिखा होगा कि यूपी में नहीं मिलता है। तो कहाँ क्या नहीं मिलता है किसी को नहीं पता होता, कहाँ मिलता है ये पता होता है। तो डेफिनेटली यही से फील आएगी कि ये तीनों चीज बुक में लिखी होगी कि अच्छा कैम्बे, कावेरी और कृष्णा गोदावरी तीनों जगह सेल गैस मिलता है, तो क्वेश्चन सेटर ने ये पता कर लिया। लेट्स अगर इसका आंसर 1 और 2 ओनली होता, तो क्वेश्चन सेटर को ये कंफर्म करना पड़ता है कि कृष्णा गोदावरी में सेल गैस नहीं मिलती है। कंफर्म कैसे करेगा? कंफर्म तो अभी तक की एडवांस स्टडी भी नहीं कर सकती। हो सकता है कि 1% मिलता हो सकता है बहुत कम कंसंट्रेशन मिलता हो, लेकिन मिलता हो, तो उस केस में 1 और 2 ओनली तो आंसर नहीं हो सकता है। तो डेफिनेटली आंसर इसका D123 होगा। अब लॉजिक आप समझ पा रहे हैं? अगर ये समझ पा रहे हैं तो डेफिनेटली एक दो सवाल आपका ऐसे ही सही हो जाएगा, क्योंकि इस लॉजिक को यूपीएससी पूछता है। क्योंकि अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर इस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन किस किस फील्ड में, डेफिनेटली सब फील्ड में होगा। कौन ऐसा फील्ड है जहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो सकता है? तो उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। तो उसी लाइन का ये भी सवाल था। तो डेफिनेटली अगर आप ये समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तो डेफिनेटली इट कैन हेल्प यू इन 1 और 2 क्वेश्चंस, क्योंकि इस लाइन के सवाल 1 या 2 सवाल आ ही जाते हैं हर साल प्रीलिम्स पे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। 2016 का मैंने पूरा डिस्कस कर लिया है। अब 2018 का बचा है, उसको मैं एक ही वीडियो में डिस्कस करूंगा। रफली 1 घंटा की वीडियो होगी। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।